एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल केमिस्ट्री टैक्टिक्स। हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ऑलरेडी स्टेट चैप्टर के 5 क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, बट नाउ इन द सेकंड पार्ट वी विल कवर 5 मोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द 6th क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। गेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है ये 2012 में। फॉर अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, फॉर अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, the Miller indices for the first Bragg's peak is, ये आपको बताना है क्या होगा। फर्स्ट ब्रैग पीक का मतलब है स्मॉलेस्ट ब्रैग एंगल, स्मॉलेस्ट ब्रैग एंगल। ठीक है, इसके ऑप्शन है ए 002 मिलर इंडिसेस, बी ऑप्शन है 111 मिलर इंडिसेस हो सकती है, सी है 001 या फिर डी है 110। ठीक है, ये है। अब सबसे पहले तो जो आपको दिया है वो हम देखते हैं। सबसे पहले का फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो जब एफसीसी की बात हो रही होती है तो सिलेक्शन रूल का क्या फॉर्मूला था, मतलब क्या मेथड था, सिलेक्शन रूल कैसे बताते थे हम, क्या सिलेक्शन रूल फॉलो करते थे, रिफ्लेक्शन कब अलाउड होते थे एफसीसी में। एफसीसी में हमारे अलाउड होते थे जब आपकी जो मिलर इंडिसेस हैं HKL वो या तो सारी ओड हों, आइदर ऑल ऑड और ऑल इवन, या तो सारी ओड हो या सारी इवन हो। ठीक है, तब हमारा एफसीसी में अलाउड होता था रिफ्लेक्शन। तो अब सबसे पहले तो हम इनमें से ऑप्शन ही एलिमिनेट कर देते हैं कि सारे हमारा जो डी वाला है इसमें हमारे या तो सारे ओड या सारे इवन होने चाहिए। तो देखो ए में तो सारे इवन हैं तो ये हो सकता है, इसमें सारे ओड है ये भी हो सकता है, सी में हमारे 2 इवन है 1 ओड है ये नहीं हो सकता, इसमें भी हमारे 2 ओड हैं 1 इवन ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो 2 ऑप्शन तो हमने ऐसे ही हटा दिए सी डी कि ये तो हमारे हो ही नहीं सकते। अब ये दोनों अलाउड हैं, लेकिन इनमें से स्मॉलेस्ट ब्रैग एंगल किसका है, अब हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही अपनी ब्रैग्स इक्वेशन फॉलो करेंगे। 2d sin θ1 इज इक्वल टू n लैम्डा। देखो लैम्डा सेम रहेगा, n सेम रहेगा, जो चेंजेस आएंगे हमारे वो या तो d1 में आएंगे या फिर θ1 में आएंगे। ठीक है, क्योंकि मिलर इंडिसेस अलग अलग होगी तो उसके हिसाब से हमारा जो d की वैल्यू है, देखो d भी एक तरीके से सेम है लेकिन जो हमारी HKL की वैल्यू आ रही है वो डिफरेंट होंगी। अब हमारा जो 1/d² हमने एक फॉर्मूला देखा था, h² प्लस k² प्लस l² जब हमारी ABC इक्वल थी तो उसके लिए हमने क्या देखा था, d/a/√h² प्लस k² प्लस l², ये देखा था हमने फॉर्मूला। तो हम यहाँ पर वही पुट करने वाले हैं। अब यहाँ पर ना हम एक काम करते हैं कि हम इन दोनों में ना ये देखते हैं कि स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये देखना है। साइन θ1 इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, यहाँ पर h1 k1 l1 की वैल्यूज़ पहले हम 002 पुट कर देते हैं, 2a/√। 0 तो 0 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 4 आएगा। जब 4 का स्क्वायर रूट करोगे तो वो 2 के इक्वल आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा।
तो यहाँ से a साइन थीटा 1 इज इक्वल टू एन लैम्डा 1, या फिर हम कह सकते हैं कि जो साइन थीटा 1 है वो आएगा एन लैम्डा बाय a। ठीक है, यहाँ से ये वाली चीज़ हमारे पास आ चुकी है। तो यहाँ से हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपका थीटा 1 है वो कितना है, एन लैम्डा अपॉन a1। ठीक है, अब दूसरी चीज़, चलो ये ऑप्शन तो हटा ही देते हैं क्योंकि हमारा सिर्फ ऑप्शन 1 या 2 में से कुछ होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे वाले की। तो इसके लिए h2 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर प्लस l2 स्क्वायर साइन थीटा 2 इज इक्वल टू एन लैम्डा। इसके लिए भी क्या है, एन लैम्डा तो सेम ही है, चेंजेस कहाँ आएंगे हमारे यहाँ पर, तो 2a2 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 1 1 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, तो ये टोटल कितना आ गया √3 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो यहाँ से साइन थीटा 2 कितना आ गया, एन लैम्डा बाय 2a2 √3। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ आई हमारे पास। ठीक है, एन लैम्डा तो सेम है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और हमारी जो ए, अच्छा ये भी सेम ही है यहाँ पर, ये इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। जो यूनिट सेल है आपकी, एक क्यूबिक लैटिस है, उसकी ए तो सेम ही रहने वाली है ना, सिर्फ एंगल का डिफरेंस है, तो ए तो सेम ही रहने वाली है। तो सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा ये a1 a2, इनको हटा दो यहाँ से, ए तो सेम ही आएगा। तो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, क्या डिफरेंस हो रहा है, सिर्फ इन वैल्यूज़ का। एन लैम्डा अपॉन ए वाली वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ √3/2 है और एक में हमारा 1 है। ठीक है, तो इसमें से कौन सी वैल्यू ज़्यादा है वो हमें देखना है। तो देखो साइन थीटा 1 इज इक्वल टू तो आया है हमारा 1। अगर हम इसको हटा दें यहाँ से, सिर्फ कंपैरिजन इसका करें, अगर इस वाले को एन लैम्डा अपॉन ए को अलग से लिख दो और इसका कंपैरिजन कर लो, साइन थीटा 2 कितना है √3/2 एन लैम्डा बाय ए। तो यहाँ पे √3 की वैल्यू क्या आएगी 1.732, डिवाइड में 2 है तो ये 0.8 के आसपास आएगा कुछ वैल्यू। ठीक है, 0.86 के आसपास आएगा। तो साइन थीटा 1 कितना हो गया हमारा 1। तो यहाँ से ना, ये तो हमारे साइन थीटा 1 की वैल्यू आई है, थीटा 1 की वैल्यू क्या आएगी, देखो थीटा 1 की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स 1 और थीटा 2 की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स 0.86। ठीक है, बाकी सब हटा दो यहाँ से, ये वाली वैल्यू आएंगी। तो अब हम जैसे ही इसको थीटा 1 को यहाँ से करने वाले हैं इसका वो स्क्वायर, तो साइन थीटा 1 क्या आएगा हमारा, क्योंकि यह आया है 1, तो 1 किसकी वैल्यू होती है हमारे, वैसे तो ये उससे निकाल सकते हो आप, कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो, पर अगर मैं देखूँ तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। तो थीटा 1 तो आया 90 डिग्री। ठीक है, और साइन इनवर्स जो 0.86 है उसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो थीटा 1 की वैल्यू तो आई 90 डिग्री, थीटा 2 जब हम करेंगे ना तो ये 59 डिग्री के आसपास आएगा। इसको हम अगर 60 डिग्री भी मान लें, क्योंकि ये देखो √3/2 आया था ना, हाँ तो 60 डिग्री आएगा ना। इसको अगर 0.86 भी ना निकालो, √3/2 लो तो भी 60 डिग्री आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा 1 तो आ गया 90 डिग्री और थीटा 2 आ गया 60 डिग्री। हमें कहा था कि फर्स्ट ब्रैग पीक जो होनी चाहिए, यानी स्मॉलेस्ट ब्रैग एंगल किसके लिए आ रहा है, थीटा 2 वाले के लिए आ रहा है। ठीक है, तो थीटा 2 वाले के लिए स्मॉलेस्ट एंगल आ रहा है। थीटा 2 हमारा कौन सा था जिसमें हमने कौन से वाली ली थी, थीटा 2 जब हमने लिया था तो हमने कौन से वाली वो ली थी 111 वाली पीक। ठीक है, तो इसलिए आंसर जो आएगा हमारा वो बी वाला ऑप्शन करेक्ट था 111।
ठीक है, इससे हमारी स्मॉलेस्ट पीक बनी है। इस तरीके से हुआ है क्वेश्चन। इसको एक बार ना जैसे किया है, एक बार और इसको दोबारा सोल्व करके देखना, फिर इजीली समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन वैसे ही देखने में बड़ा लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको एक बार अच्छे से सोल्व कर लोगे ना खुद दोबारा से, तो फिर ये बिल्कुल ईजी लगने लगेगा। ठीक है, तो इसको दोबारा से आप एक बार कर लेना, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन, द एंगल at which the first order Bragg's reflection या diffraction is observed from नेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 110 प्लेन इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ साइड 3.238 Armstrong when chromium K alpha radiation of wavelength 2.29 Armstrong is used as ऑप्शन है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्वेश्चन समझो पहले क्या है, पूरी कहानी लिखने के बाद आ जाओ क्वेश्चन समझने पे कि कहना क्या चाह रहे हैं। एंगल हमें बताना है एट विच द फर्स्ट ऑर्डर ब्रैग्स डिफ्रैक्शन इज ऑब्जर्व्ड। एक प्लेन है 110 प्लेन, ठीक है। सबसे पहले तो एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है और एक प्लेन है 110 प्लेन, ठीक है। उससे हो रहा है ब्रैग डिफ्रैक्शन, तो वो किस एंगल से हो रहा है आपको ये बताना है, ठीक है। जिसके लिए आपको वेवलेंथ भी गिवन है, आपको साइड भी दी हुई है ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू भी आपको गिवन है 238, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू भी आपको गिवन है 2.29 और आपको क्यूबिक यूनिट सेल दी है 110 प्लेन भी दिया हुआ है, यानी HKL की वैल्यूज़ भी आपको गिवन है। तो आपको थीटा ही तो निकालना है, बस करना क्या है इसमें, सिर्फ आपको 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा पुट करना है। 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, जहाँ पे 2a अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। और ये फर्स्ट ऑर्डर ब्रैग है, यानी n इक्वल टू 1 भी दिया हुआ है हमें, तो हम पुट कर देते हैं सारी वैल्यूज़ को। एक ही जगह पुट कर दो 3.238 अंडर रूट HKL 110 प्लेन है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, तो √2 आ जाएगा, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। एन लैम्डा के लिए n की वैल्यू तो 1 है ही, लैम्डा दिया हुआ है 2.29 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू जो आएगी, आप इसको पूरा सॉल्व करोगे 2.29 इंटू √2
डिवाइड बाय 2 इंटू 3.238, क्योंकि ये भी आर्मस्ट्रॉन्ग में था तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी इसमें था तो ये कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा हमारा आएगा इस तरीके से, तो थीटा क्या आ जाएगा, इस पूरी वैल्यू का साइन इन्वर्स, इस पूरी वैल्यू का साइन इन्वर्स। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से जो हमारा थीटा आएगा वो आएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट कर लेते हैं द स्ट्रक्चर फैक्टर फॉर 1 0 -1 प्लेन in a simple cubic lattice is, in a simple cubic lattice is 1 2 3 या फिर 4। ये बताना है कि स्ट्रक्चर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। अब इसको करने से पहले ना क्वेश्चन को हमें स्ट्रक्चर फैक्टर का पता होना चाहिए कि क्या होता है स्ट्रक्चर फैक्टर। ठीक है, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं और फिर हम एससीसी बीसीसी इन सब के लिए, एफसीसी इन सब के लिए देखने वाले हैं कि स्ट्रक्चर फैक्टर की क्या वैल्यू होती है। और जब हमने वो सिलेक्शन रूल पढ़े थे तो उसमें हमने कहा था कि बीसीसी में अगर सारी वैल्यूज़ इवन है तो ही वो वैल्यू अलाउड होगी हमारी रिफ्लेक्शन, और अगर एफसीसी की हमारी सारी ओड हो या सारी इवन हो तभी अलाउड होंगी। तो वो उसका जो रीज़न है वो भी यहीं से आता है स्ट्रक्चर फैक्टर से ना। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हम पहले कवर कर लेते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन तभी आप सोल्व कर पाओगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना पहले हमें पढ़ना पड़ेगा स्ट्रक्चर फैक्टर। छोटा सा टॉपिक है, इसको कवर कर लेते हैं, लेकिन इसका आंसर अगर मैं बता दूं तो होता है 1। ठीक है, तो इसको अभी तो आप नोट करके रख लो और इसका आंसर लगा दो 1। लेकिन ये कैसे आया है इसको अभी समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर फैक्टर। स्ट्रक्चर फैक्टर इसको हम एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर भी कहते हैं या फिर एटॉमिक फॉर्म फैक्टर भी कहते हैं। तो नाम हो सकता है आपको एग्ज़ाम में किसी और तरीके से पूछ लें और आप सोचो ये पता नहीं क्या है। ठीक है, तो ये होता है हमारा एटॉमिक फॉर्म फैक्टर। एटॉमिक फॉर्म फैक्टर ये भी इसी का नाम है, और एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर और एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। ठीक है, ये सब इसी के नाम है स्ट्रक्चर फैक्टर के। क्या होता है ये देखो, स्ट्रक्चर फैक्टर इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करता है। हमारा जो हमारी स्ट्रक्चर हैं, एससीसी हो गई, एफसीसी हो गई, बीसीसी हो गई, तो एक तो हमें स्ट्रक्चर फैक्टर की वजह से पता चलता है कि कौन से टाइप की यूनिट सेल है। ठीक है, एक तो ये उसको बताने में हेल्प करता है। तो पर्टिकुलर किसी यूनिट सेल के लिए स्ट्रक्चर फैक्टर की वैल्यू फिक्स होती है कि हाँ ये वाली वैल्यू आएगी। तो ये ना एक फॉर्मूले से होता है सब कुछ। तो मैं चाहूँ तो यहाँ स्ट्रक्चर फैक्टर को आपको बहुत बड़ा सा लिखवा दूँ, उसकी डेफिनेशन और बहुत कुछ करा सकती हूँ मैं उसमें, लेकिन आता नहीं है ये। इसके बारे में ना इतनी चीज़ें नहीं आती हैं। इससे जो जनरली क्वेश्चन आता है, जैसा वो क्वेश्चन था ना उसी तरह का आता है। तो वो उस तरह के क्वेश्चंस को आप करने के लिए क्या करोगे, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैसे कैसे वैल्यूज़ आती हैं, बस ये पता होना चाहिए। ठीक है, फालतू में आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी पूरी डेफिनेशन और सब कुछ लिखो। लेकिन अगर आप फिर भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, चलो लिख लो। इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द एटॉमिक पोजिशन। कुछ की पॉइंट्स लिख लेते हैं इसके।
it gives us information, it gives us information about atomic positions. जो हमारे एटम्स हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एटॉमिक पोजीशंस, उनके बारे में ये हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता है. ठीक है, अबाउट द एटॉमिक पोजीशंस. इट represents the resultant, it represents the resultant X-ray scattering power X-ray scattering power of the whole crystal structure. Of the whole crystal structure. मतलब ये है इसका कि जो हमारा स्कैटरिंग पावर एक्सरे, जो देखो यहाँ पर जो हमारी एक्सरे तो आ रही थी ना, यहाँ पर इस तरीके से ये एक्सरे डिफ्रैक्ट हो रहा था, यहाँ पे पैटर्न बनता है इस तरीके से. तो ये जो हमारे पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो एक्सरे की स्कैटरिंग हो रही है, जो एक्सरेज आ रही हैं उनकी स्कैटरिंग किस तरीके से हो रही है, उसके रिजल्टेंट को बताता है ये. ठीक है, तो मेनली स्ट्रक्चर फैक्टर से हमें किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्कैटरिंग पावर का पता चलता है कि जो एक्सरे है वो किस तरीके से स्कैटर हो रही है. ठीक है, तो उसकी स्कैटरिंग पावर को ये बताता है. ऑलराइट, तो इसको हमें एक फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा. इसके लिए हमें कैसे कैसे करते हैं वो देखते हैं. सिर्फ एक फॉर्मूले से ही इस पर सब कुछ हो जाएगा. इसको हम F से भी रिप्रेजेंट करते हैं और S से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. क्या होता है ये, सम ऑफ फंक्शंस ऑफ e to the power 2 pi I hx प्लस ky प्लस LZ. ठीक है, ये होता है. तो इसको हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू समेशन फंक्शन ऑफ e to the power 2 pi I ये. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है. अब ना एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ये भी होता है जो हमारा e टू दी पावर 2 पाई होता है. e टू दी पावर 2 पाई आई ये कह लो, या फिर e टू दी पावर थीटा आई कह लो. ये 2 पाई तो यहाँ पर 2 पाई दिया हुआ है हमें, कोई बात नहीं, हम थीटा मान लेते हैं कि कोई भी अगर थीटा वैल्यू हमें दी होती है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा. ये इसका फॉर्मूला होता है. ठीक है, ये इसका एक फॉर्मूला होता है. अगर e टू दी पावर कहीं पर भी ये लिखा हुआ है थीटा आई, ठीक है, तो उसका ये फॉर्मूला होता है. अब यहाँ पर थीटा की जगह क्या दिया हुआ है, 2 पाई, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आनी चाहिए, कोस 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई. साइन की तो 2 पाई में जितनी वैल्यूज़ लिखोगे आप वो सब किसके इक्वल आती हैं, 0 के इक्वल. और कोस 2 पाई में अगर यहाँ पर इवन वैल्यू होती है तो फिर पॉजिटिव 1 आता है. और अगर यहाँ 3 पाई, सिंपल पाई हो जाए या फिर 5 पाई हो जाए, जो भी हमारी ओड वाली वैल्यूज़ होती हैं, कोफिशिएंट अगर ओड होता है पाई का तो वैल्यू आती है -1. ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं यहाँ पर. तो कोस 2 पाई में हमेशा वैल्यू कितनी आएगी, 1. ठीक है, तो यहाँ पर ये तो फिक्स है कि जो इसकी वैल्यू है वो तो 1 है.
लेकिन ये जो आगे की वैल्यूज़ हैं इनका हमें नहीं पता है कि ये एक्स वाई जेड क्या है। एच के एल तो चलो पता है इंडिसेस हैं, लेकिन एक्स वाई जेड क्या है उसका हम थोड़ा सा अब देखते हैं। अब ना स्टार्ट करते हैं हम एससीसी के लिए देखना, सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए। देखो बात अगर एससीसी की हो रही है तो उसके लिए जो हमारे एच के एल की वैल्यूज़ होती हैं वो तो कोई प्लेन होगा हमारा, कोई भी प्लेन हो सकता है, कोई भी वैल्यू दी जा सकती है। लेकिन जो एक्स वाई जेड है हमारे वो क्या होंगे, हमारे 0 0 0, ठीक है, ओरिजिन होता है हमारा। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है, 0। ये वैल्यूज़ किसके लिए हैं, एक्स वाई जेड। तो अगर हम यहाँ पुट कर दें इन वैल्यूज़ को e टू दी पावर 2 पाई आई ज़ीरो ही हो जाएगा ये, तो e की पावर पूरा 0 ही आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो यहाँ से जो स्ट्रक्चर फैक्टर आएगा वो आएगा 1, ठीक है। तो इसलिए एससीसी के लिए जो हमेशा वैल्यू होती है ना वो 1 ही आती है, राइट। ओके, तो ये तो है हमारी इसकी बात कि हमेशा ओरिजिन यही होगा और हमेशा हमारे एच के एल की चाहे कोई भी प्लेन दिया गया है उसके लिए स्ट्रक्चर फैक्टर की वैल्यू 1 ही आनी है। तो जब भी हमारे सिंपल क्यूबिक की बात हो रही होगी तो स्ट्रक्चर फैक्टर की वैल्यू आएगी 1, ठीक है। अब बात करते हैं एफसीसी की। एफसीसी के केस में क्या होगा, देखो ओरिजिन तो फिर भी 0 0 ही है हमारा, लेकिन इस बार जो हमारे एच के एल की वैल्यूज़ होती हैं वो इस तरीके से होती हैं। हमने 2D में देखा था 1/2 1/2 0, क्योंकि ये जो हमारा होता है ना ये क्यूब सा बना हुआ होता है, तो यहाँ से बीच में एफसीसी में बीच में होते हैं ये पॉइंट्स, तो ये बिल्कुल हाफ में है ना, ये इसके बिल्कुल हाफ में है, तो इसलिए इसको 1/2 बोल रहे हैं। यहाँ से जितनी इसकी डिस्टेंस है वो 1/2 है, बिल्कुल बीच में है वो, ठीक है। तो अगर पूरी 1 यूनिट है तो उसका हाफ होगा, तो 1/2 1/2 0, या फिर हो सकते हैं या तो हमारा ये एक्स वाई जेड वाला प्लेन जो है वो हो अच्छा ठीक है, बात तो वही है। ओके, तो अब हमारे ना यहाँ पर एक्स वाई जेड इसके लिए क्या क्या होती हैं, देखो वैल्यूज़ ये देखते हैं। एफसीसी के लिए जो वैल्यूज़ होती हैं, एक तो हमारी 0 0 0 ही है, ये तो हमारे कॉर्नर्स वालों के लिए है। देखो एससीसी में हमारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं ना सिर्फ, तो कॉर्नर्स के लिए जो कोऑर्डिनेट्स थे वो 0 0 थे हमारे, ठीक है। ये तो हमारे एससीसी के लिए थे, कोऑर्डिनेट्स के लिए हमारे जो कॉर्नर्स थे उनके लिए कोऑर्डिनेट 0 0 0 थे। एफसीसी के लिए कॉर्नर्स पे तो होते ही हैं, प्लस हमारे फेस पे भी होते हैं, तो उसके लिए जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आती है वो आती है 1/2 1/2 0, या फिर ये वाली कह लो, या फिर 0 1/2 1/2 कह लो, ठीक है। ये हमारी होती हैं किसके लिए, एफसीसी के लिए, ठीक है। तो अब हमें इसीलिए हमने इसके फंक्शंस को सम किया है, क्योंकि अब हम सारी वैल्यूज़ पुट करने वाले हैं और उनको सम करने वाले हैं। तो अब हम ऊपर एफ वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं सारी वैल्यूज़ को। तो ये फंक्शन ऑफ इसका है e टू दी पावर 2 पाई आई, इसका मतलब है सबसे पहले तो आप इसमें एक्स वाई जेड 0 पुट करोगे तो ये तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है, प्लस e टू दी पावर 2 पाई आई। अब आप पुट करने वाले हो x की जगह 1/2 h प्लस 1/2 k प्लस ये तो 0 ही हो जाएगा, ओके। अब दूसरा फंक्शन लो, ये वाला e टू दी पावर 2 पाई आई, यह आ जाएगा हमारा 1/2 h प्लस 0 प्लस 1/2 l k, ठीक है। अभी एक और बचा है 2 पाई आई 0 प्लस 1/2 k प्लस 1/2 l, ये आया। अब यहाँ पर e टू दी पावर 2 पाई आई 0, तो पूरी टर्म 0 हो गई जो कि 1 आती है हमारी, तो इसको डायरेक्टली हम 1 लिख दें यहाँ पर, तो 1 प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेके बाहर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा e टू दी पावर पाई आई
एच प्लस के, ठीक है, प्लस ई टू द पावर पाई आई एच प्लस, सॉरी यहाँ एल है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे एल है ना, के कैसे आ गया, तो एच प्लस एल हो गया, प्लस ये तो नोट हो गया, यहाँ पर क्या है हमारा ई टू द पावर पाई आई एल प्लस के या के प्लस एल, ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ आई हैं। अब यहाँ पर ना ओके, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो दो केस लेने हैं, ये एफ की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब केस फर्स्ट लेते हैं, हमें क्या करना है, अगर एच के एल की सारी वैल्यूज़ ऑल आइदर ओड और इवन, इफ़ एच के एल वैल्यूज़ आर आइदर ऑल odd और ऑल इवन, या तो सारी इवन हो या सारी ही ओड हो, तो क्या होने वाला है हमारा आंसर, वो हम चेक करते हैं। तो अगर हमारी सारी वैल्यूज़ देखो मान लो 1 1 1 हो जाए, सारी वैल्यूज़ हमारी क्या हो गई, ओड हो गई, तो अगर हम 1 1 1 पुट कर दें अब यहाँ पर हर जगह, तो क्या आंसर आने वाला है, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस ई टू दी पावर, अगर हम किन्हीं भी दो, देखो अगर कोई भी हमारी दो ओड वैल्यूज़ हैं उनका सम कितना होगा, इवन आएगा हमेशा, ठीक है, या फिर दो अगर हम ले लें कोई भी इवन वैल्यूज़ तब भी सम इवन ही आना है, ठीक है, तो चाहे आप ओड वैल्यूज़ ले रहे हो चाहे इवन वैल्यूज़ ले रहे हो, दोनों का सम हमेशा इवन ही आता है, ये बात तो क्लियर है ना। तो अगर हम यहाँ पर सारी वैल्यूज़ ओड या इवन ले रहे हैं तो सम तो इसका इवन ही आना है, तो ई की पावर तो 2 पाई आई आ गया, ठीक है, यहाँ पर भी। अब इसको चाहे आप 2 ले लो क्योंकि हमने 1 1 का एग्जाम्पल लिया था, या फिर आप इसको इवन ही मान लो कि ये सिर्फ 2 भी नहीं है, इसकी जगह इवन है, तो ये आ गया पूरा, ठीक है। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अभी किया था, ई टू दी पावर थीटा आई कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, यानी ई टू दी पावर 2 पाई आई कितना होगा, कोस 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई होता है, और कोस 2 पाई की वैल्यू कितनी है हमारी 1 आएगी, और साइन 2 पाई तो 0 ही हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, तो एफ टोटल कितना आया 4, और होता भी है एफसीसी का स्ट्रक्चर फैक्टर कितना होता है 4 होता है, ठीक है, तो ये आ गई यहाँ से वैल्यू। तो यानी कि अगर हमारे स्ट्रक्चर फैक्टर की वैल्यू चाहे कुछ भी आए तो वो अलाउड है, लेकिन वो 0 नहीं आनी चाहिए, अगर हमारा वो 0 के इक्वल नहीं है तो मतलब अलाउड है, और अगर हमारे स्ट्रक्चर फैक्टर की वैल्यू 0 आ गई तो वो नॉट अलाउड होता है, तो वो नॉट अलाउड हो जाता है रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब यहाँ नॉट इक्वल टू 0 आ रही है तो मतलब ये तो अलाउड हो गया, ठीक है। अब हम केस सेकंड लेते हैं, और हमें पता है कि ये वाली बात होती भी सच है कि सारी एच के एल की वैल्यूज़ या तो ओड होती हैं इवन होती हैं एफसीसी के केस में, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि सारी एच के एल की वैल्यूज़ ना मिक्स्ड हैं, इफ़ एच के एल वैल्यूज़ आर मिक्स्ड, if HKL values are mixed even and odds, अब ओड भी हैं और इवन भी हैं, अब हमने मिक्स वैल्यूज़ ले ली, अब इससे हो क्या जाएगा, सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है उसको पूरा लिखने की, यहाँ पर ही देख लो आप, अगर हम एक इवन वैल्यू लें और एक ओड वैल्यू लें तो हमेशा जो उसका सम आएगा वो कितना आएगा, ओड ही आएगा, ठीक है। अगर हम एक ओड एक इवन वैल्यू लेते हैं तो उसका जो सम होता है वो हमेशा ओड वैल्यू आती है, ठीक है। इसकी जगह अगर आप ये भी ले लोगे तब भी क्या वैल्यू आएगी हमारी, एक इवन और एक ओड अगर लोगे तब भी क्या वैल्यू आएगी, ओड ही आएगी, ठीक है। तो अगर एक इवन एक ओड अब आपने मिक्स वैल्यू ले ली तो हमेशा उसका जो सम आएगा वो ओड वैल्यू आएगी। तो अब जब आप यहाँ पर ये 2 पाई आई करने वाले हो तो अब ये 2 नहीं आएगा, यहाँ पर कोई भी ओड वैल्यू आएगी। अब तो अब अगर हम यहाँ पर देखें
जैसे 1 लिखा था, अब अगर यहाँ पर आप इसकी वैल्यू को 3 ले लो, मान लो कि कोई भी ओड वैल्यू अगर आप ले लेते हो तो ये तो 0 ही होने वाला है, लेकिन ये -1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप HKL की मिक्स्ड वैल्यू ले रहे थे तो यहाँ पर क्या होने वाला था हमारा f, शुरू में तो 1 था ही, प्लस e⁻, अगर हम HKL की मिक्स्ड वैल्यूज़ ले रहे हैं तो अगर हमारे कोई भी 2 वैल्यूज़ ओड हैं और कोई भी एक वैल्यू इवन है, मान लो 1 1 2 इस तरह की वैल्यू है, ठीक है, 1 1 2 है, तो अगर e⁻ इसको अगर आप h + k कर रहे हो तो ये 2πi तो हो जाएगा, इसमें अगर ये कर रहे हो तो ये 3πi हो जाएगा, प्लस e⁻ इसको कर रहे हो तो ये भी कितना आएगा, 3πi हो जाएगा। तो चलो ये तो मान लिया कि 1 हो गया, बट e⁻3πi कितना हुआ, -1, तो ये तो -1 आ गया ना, और ये भी -1, तो ये वाली वैल्यूज़ कैंसिल होके कितना आएगा, f 0। और जब f 0 हो जाएगा तो हमारे रिफ्लेक्शंस अलाउड नहीं होते हैं। तो यही रीज़न है कि हमारे FCC की जो वैल्यूज़ होती हैं या तो सारी ओड हो या सारी इवन हो, ठीक है। तो ये हमारा 0 नहीं आना चाहिए था, ये 0 आ गया यहाँ से। देखो समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ ना आपके एग्ज़ाम में इतनी नहीं आने वाली है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ज़रूर आने वाला है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। पूरा डेरिवेशन ये इसीलिए समझा रही हूँ मैं, जिससे सही से समझ आ जाए कि स्ट्रक्चर फैक्टर की वैल्यूज़ आती कहाँ से हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये तो हो गया हमारा रिफ्लेक्शंस। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन्स हैविंग मिक्स HKL वैल्यूज़ आर मिसिंग। तो यहाँ पर एक लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हमारा HKL की मिक्स्ड वैल्यूज़ आ गई तो रिफ्लेक्शन हमारे क्या हो गए हैं, नॉट अलाउड हो गए हैं, वो वाले रिफ्लेक्शन ही मिसिंग हो गए हैं, ठीक है। ये बात हो गई है। अब तो ये हमारे SCC और FCC दोनों के लिए हो गई है बात क्लियर। अब हम बात करते हैं BCC की। BCC के केस में क्या वैल्यूज़ आती हैं हमारी HKL की, वो एक बार देख लो। ये वाली वैल्यूज़ आती हैं HKL की, ठीक है। अगर हम यहाँ पर अब f की वैल्यू को e⁻2πi hx ky lz करते हैं, इसका फंक्शन करते हैं, मतलब समेशन करते हैं, तो क्या वैल्यू आती है देखो। सबसे पहले जब हम 0 पुट करेंगे तो ये तो 1 ही आएगा, 1 + e⁻2πi 1/2h + 1/2k + 1/2l, ये आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, पाई आई h + k + l, ये आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है आपका BCC के लिए। फिर से हम केस बनाते हैं, केस फर्स्ट। अब अगर हम ये कह दें कि सम ऑफ HKL वैल्यूज़ आर इवन, सम ऑफ if sum of HKL values, if sum of HKL values is even, अगर सम इवन है तो क्या होता है देखो, अगर सम इवन हुआ तो ये वाली वैल्यू इवन आएगी, और जब e की पावर यहाँ पर कोई भी इवन वैल्यू और पाई आई होता है तो cos 2π यानी cos इवन पाई की वैल्यू कितनी आती है 1, तो यहाँ से वैल्यू 1 आएगी, तो क्या आएगा स्ट्रक्चर फैक्टर 2 आएगा। लेकिन अगर हम केस सेकंड बना लें, यहाँ पर केस सेकंड में हम क्या कर दें कि इफ़ सम ऑफ HKL वैल्यूज़ इज़ ओड, इसको अगर हम ओड कर लें तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, क्योंकि यहाँ पर ओड वैल्यू जब आएगी तो cos 3π की वैल्यू कितनी होती है ओड वाले की -1, तो यहाँ से f आ जाएगा 0। अब 0 तो आना नहीं था, क्योंकि 0 आने से उस प्लेन से वो वाले रिफ्लेक्शंस मिसिंग हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो वैल्यू आई है वो 0 के इक्वल नहीं आनी चाहिए थी, मतलब 0 के इक्वल नहीं आनी चाहिए थी, तभी जाकर वो अलाउड होने चाहिए थे, ठीक है। तो ये तो रीज़न हो गया पूरा का पूरा कि स्ट्रक्चर फैक्टर हमारा किस किस तरीके से वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ना हर चीज़ का स्ट्रक्चर फैक्टर अलग अलग होगा। अगर आपको प्लेन दिया जा रहा है कुछ भी तो उसके अकॉर्डिंग अब आपको लिखना है। अब जैसे आपका वो वाला क्वेश्चन था, अब अगर हम उस क्वेश्चन को करें
तो उसका आंसर देखते हैं हम क्या आएगा। देखो एससीसी के लिए ना वैसे तो 0 0 0 होता है, ये वाला प्लेन होता है, लेकिन उसमें क्या दिया हुआ था 1 0 -1 दिया हुआ था, ठीक है, ये वाला प्लेन दिया हुआ था। तो हमने क्या किया है यहाँ पर e⁻² और जब हमने इसको h के l वैल्यू लिखा है तो यहाँ पर हमने h की जगह 1, इसकी जगह 0, इसकी जगह -1 पुट कर दिया, तो क्या वैल्यू आने वाली है यहाँ पर, इसको तो कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तो e⁻0 ही तो होएगा, तो 1 ही तो आएगा आंसर इसका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया 1, राइट। तो इस तरीके से आंसर इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन तो होते हैं ख़त्म। अब आगे हमें करने वाले हैं अब सॉलिड स्टेट के ना, देखो 8 क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर के कर लिए हैं, अभी 2 क्वेश्चन रह गए हैं। वो क्वेश्चन ना बैंड थ्योरी से हैं। अब बैंड थ्योरी अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन वो पार्ट हमारा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे नेट में भी और गेट में भी। गेट में तो ज़्यादा आते हैं, नेट में थोड़े कम आते हैं, तो इसलिए हमें उसको पढ़ना ज़रूरी है। तो उसमें हमारी थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ की बात होगी, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होंगे हमारे, तो उसकी थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे और फिर वो अपने क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर के ख़त्म करेंगे, तब जाकर ये पूरा सॉलिड स्टेट चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए और कीप लर्निंग।